यार एक पर्सन ना आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में, कंपनी में या एलएलपी में मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है। ठीक है, व्हाट आई मीन इज, लेट्स से आरएमएस एक कंपनी है, उसमें मैं शेयर होल्डर भी हूं, मैं डायरेक्टर भी हूं। तो मैं ही दो रोल्स है मेरे। एज अ शेयर होल्डर मैं अपना शेयर सेल कर सकती हूँ, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन माई डायरेक्टरशिप। एज अ डायरेक्टर मैं छोड़ के जा सकती हूँ कि नहीं भाई मुझे अब कोई और बिजनेस करना है, मैं एक्टिवली नहीं काम करना चाहती, बट इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन माई शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर मेरा उसमें 25% राइट है, 30% राइट है, वो तो उतना ही रहेगा। वैसे ही एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा कि मैम सेक्शन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर भी ट्रांसफर कर सकता है? यस। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो एलएलपी के साथ दो रिलेशनशिप रख रहे हैं। उसका एक रिलेशनशिप क्या है कि वो पार्टनर है, वो अपना शेयर किसी को भी सेल कर सकता है। उसका दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि वो मैनेजर है, उसको नाम हमने दे दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो अलग रिलेशनशिप। ठीक है, तो सेक्शन 42 सिर्फ बात करता है अपना शेयर सेल करने के बारे में। अगर उसने एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ के जाना है, फिर सेक्शन 7 ही लगेगा। हर टाइम पे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको नया अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर? और भी किसी को डाउट था? शायद किसी कुछ बोला था नहीं। चलो, पहले एक लास्ट टॉपिक जो बचा है उसे कंप्लीट करते हैं। सेक्शन नंबर 62, रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन। कल इसलिए नहीं करवाया कि कल ऑलरेडी 2-3 सेक्शंस याद किए थे, इसको प्रॉपर टाइम नहीं पाए। पहले रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 60 और वाइंडिंग अप, ये दो टॉपिक्स, फिर नया सेक्शन। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में होता क्या है, कई बार एलएलपी और उसके पार्टनर्स, एलएलपी एंड क्रेडिटर्स आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज एंटर करते हैं। जब ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज एंटर कर दिया, ये लोग अप्लाई करेंगे ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल सब लोगों की मीटिंग बुलाएगा। अगर 3/4 वैल्यू वाले लोगों ने कंसेंट दे दिया, तो उस केस में अगर ट्राइब्यूनल भी सेटिस्फाई हुआ तो वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो अप्रूव हो जाएगा। ट्राइब्यूनल जब भी ये ऑर्डर देगा, ट्राइब्यूनल चेक करेगा कि सारे मटेरियल फैक्ट्स अबाउट लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन मुझे पता है या नहीं, एंड जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अगेंस्ट एलएलपी, ये सारी चीजें बताई। जो भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है वो उसे आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा। अब ड्यूरिंग दिस केस अगर ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, जैसे कंपाउंडिंग में होता है ना, पर्सन ने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया है पर शायद कोई केस चल रहा है, अगर कंपाउंडिंग के लिए जब अप्लाई किया कोई केस चल रहा था, वो केस क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। एंड अगर कोई केस अभी शुरू ही नहीं हुआ था, वो शुरू कर ही नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्रोमाइज में, जब ट्राइब्यूनल ने बोला कि मैंने तो मेरा क्रेडिटर्स के साथ समझौता करवा दिया है, तो अगर कोई केस शुरू होना है उसके ऊपर भी स्टे लग जाएगी, कमेंसमेंट के ऊपर भी। अगर कोई ऑलरेडी केस चल रहा था उसके कंटिन्यूएशन के ऊपर भी क्या मिल जाएगी? स्टे। जब तक कि एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, अगर एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी ये केस सेपरेटली चलते रहेंगे। ये था सेक्शन नंबर 60। सेक्शन नंबर 61 कहते हैं ट्राइब्यूनल ने कॉम्प्रोमाइज करवा तो दिया, अब ट्राइब्यूनल ही इसे सुपरवाइज भी करेगा कि जो मैंने डायरेक्शंस दी थी उन डायरेक्शंस को फॉलो करके इसे अप्लाई भी किया जा रहा है या नहीं। और कहीं भी अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि इसे स्मूथली अप्लाई नहीं किया जा रहा, तो ट्राइब्यूनल उसे क्या कर सकता है? मॉडिफाई। वो अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। ये जो मॉडिफिकेशन करनी है, ट्राइब्यूनल सुओ मोटो भी कर सकता है, किसी और की एप्लीकेशन देने पे भी कर सकता है। सुओ मोटो वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हम लोगों ने सेक्शन नंबर 17 में पढ़ा था, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को बोल सकती है एलएलपी को कि नाम चेंज करो? नहीं बोल सकती। बट सेक्शन 61 में ट्राइब्यूनल को लगा कि मेरा ऑर्डर अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा है, इट कांट बी वर्कड सेटिस्फैक्टरीली, यहाँ पे वो अपने आप ही ऑर्डर दे सकता है कि एलएलपी को वाइंड अप करो। ये हमारा कल का पहला मेन टॉपिक। दूसरा टॉपिक था हमारा कल का सेक्शन 63 एंड 64। आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग अप। एलएलपी की वाइंडिंग अप कैसे होती है? तो आप लोग लिखोगे एलएलपी वॉलंटरली अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ। एंड सेक्शन 64, कई बार ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देता है कि तुम वाइंड अप करो। ट्राइब्यूनल ऐसा क्यों ऑर्डर करेगा? जब भी हम एलएलपी एक्ट के रूल्स को कंप्लाई नहीं करेंगे, ट्राइब्यूनल हमें ऑर्डर करेगा कि एलएलपी को वाइंड अप करो। जैसे कि सेक्शन नंबर 6 ने बोला कि हमेशा मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर 6 मंथ्स तक ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे, ट्राइब्यूनल के पास पावर है, वो ऑर्डर कर सकता है कि एलएलपी को वाइंड अप करो।
सेक्शन नंबर 34 ने बोला कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करनी है 6 मंथ्स के अंदर अंदर। अगर आपने 5 साल लगातार ये स्टेटमेंट नहीं फाइल की, या फिर सेक्शन 35 में 5 साल लगातार एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, उस केस में अगर एलएलपी ने कोई ऐसा काम कर दिया कि वो इंडिया के ही अगेंस्ट है, एलएलपी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिससे इंडिया का ही नुकसान हो रहा है, इट इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, किसी भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे आपको ऑर्डर किया जा सकता है। उधर है आकाश की क्लास आपकी। ओके, क्या पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं, सेक्शन 67, बट सेक्शन 4 ने हमें बोला कि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, पर सेक्शन 67 ने बोला कि जहां जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी, सिर्फ उन केसेस में कंपनीज एक्ट एलएलपी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास करेगी, इट विल बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाएगा। पेमेंट ऑफ, ये मैंने अच्छे से कल रीड नहीं किया था, आई एम रीडिंग दिस एंड देन गोइंग विद द लास्ट सेक्शन। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, आपको हर डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है। अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में नहीं फाइल किया, तो जैसे अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि आपने एग्जाम फॉर्म टाइम पे फिल नहीं किया, तो आप लेट फीस के साथ पे करते हो, वही उसी चीज का इसको नाम क्या दे दिया? एडिशनल फीस। कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटर्न जो कि आरओसी में रजिस्टर करनी थी और वो आपने नहीं की प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर, अब आप उसके बाद भी उसे कर सकते हो, बट उस केस में गवर्नमेंट आपसे लीगली क्या डिमांड कर सकती है? एडिशनल फीस। तो सिंपली लेट फी की पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लेट फीस अप्लाई कर सकती है, और उसका नाम रख दिया गया है एडिशनल फीस। एलएलपी के ऊपर भी, किसी भी पार्टनर के ऊपर भी, किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर, सेकेंड ऑफेंस के लिए जब कोई पर्सन सेम क्राइम को रिपीट कर रहा है, तो उस केस में उसे पुनिश कर सकती है इम्प्रिजनमेंट, तो नॉर्मली, बट फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर सच ऑफेंस। मतलब मान लो किसी पर्सन ने एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं भरी और उसमें पेनल्टी लिखी हुई है कि आपको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, 1 लाख रुपीज का फाइन लगेगा, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ। अब इस पर्सन ने नेक्स्ट ईयर फिर से एनुअल रिटर्न नहीं भरी, तो क्या मैं इसके ऊपर एनहेंस्ड पुनिशमेंट, डबल पुनिशमेंट लगा सकती हूँ? लगा सकते हैं, बट इम्प्रिजनमेंट तो अभी भी मैक्सिमम कितनी रहेगी? 2 इयर्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फाइन क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, तो सेक्शन 69 और 70 गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि अगर कोई पर्सन रूल्स को कंप्लाई नहीं कर रहा है, उसे पुनिश करो। कैसे पुनिश करो? लेट फाइलिंग के लिए लेट फीस, जिसका नाम है एडिशनल फीस। एनहेंस्ड पुनिशमेंट, एनहेंस्ड पुनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट में कोई चेंज नहीं है, पर मॉनेटरी फाइन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डन। सेक्शन नंबर 62 पढ़ते हैं। इट इज अबाउट रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ एल। अमेलगमेशन क्या होता है? मिक्स करना। ओके, और फाउंडेशन आप लोगों ने किए ये चैप्टर अकाउंट्स में अमेलगमेशन? नहीं किया? अच्छा, अभी किसी ने भी नहीं किया, तो अकाउंट्स में ये पूरा चैप्टर ही आएगा और इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्या करना है? करना है, कल से ही करना है। ठीक है, तो सर आराम से इसके ऊपर आई थिंक मिनिमम 1 वीक तो लग ही जाएगा। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, अमेलगमेशन। अकाउंट्स में आप सीखोगे अमेलगमेशन क्या होता है। लेट्स से ए एलएलपी और बी एलएलपी मिलके सी एलएलपी बनती, दो लोग ने मिलके एक नई एलएलपी बना दी, तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आरओसी के रिकॉर्ड से खत्म हो जाएगा, बी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन खत्म हो जाएगा। इन दोनों के बदले अब कौन सा एलएलपी बन जाएगा? इसके बारे में क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो हमें बताए गए हैं सेक्शन नंबर 62 में। प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपीज। कहते अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन दी है ट्राइब्यूनल को अंडर सेक्शन 60, अभी हमने सेक्शन 60 में सीखा कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन दी जाती है। कहते अगर आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन दी है एंड इट इज शोन दैट कॉम्प्रोमाइज हैज बीन प्रपोज्ड, और कॉम्प्रोमाइज के बीच में ही आपने रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन की भी एप्लीकेशन दी है ऑफ मोर देन इक्वल टू 2 एलएलपीज, तो अगर ए और बी मिलके सी बन रहे हैं या फिर ए बी सी तीनों मिलके एक नई एलएलपी बना रहे हैं, तो कम से कम 2 एलएलपीज या उससे ज्यादा एलएलपीज अगर मिलके अप्लाई कर रही हैं कि हम अमेलगमेशन करना चाहते हैं, एंड उस स्कीम में उन्होंने अपने ही कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज नई एलएलपी को ट्रांसफर कर दी है, तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है, ट्राइब्यूनल अलाउ कर सकता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंज। ट्राइब्यूनल इस केस में क्या क्या ऑर्डर्स बनाएगा, क्या क्या रूल्स बताएगा? ट्राइब्यूनल बताएगा कि ट्रांसफर एलएलपी के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफरी एलएलपी को मिल जाएंगे,
जो भी केस ट्रांसफर एलएलपी के अगेंस्ट चल रहे थे वो सारे केस अब किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे? ट्रांसफरी एलएलपी। जो ट्रांसफर एलएलपी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। वो डिसॉल्व तो होगी पर वो वाइंड अप नहीं होगी। क्या फर्क क्या होता है डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में? डिसोल्यूशन, उस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, आरओसी के रिकॉर्ड से हम उस एलएलपी का नाम ही हटा देंगे कि जैसे अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाइंडिंग अप का मतलब होता है उसका बिजनेस ही बंद हो गया, सारे एसेट्स बेच दिए और सारी लाइबिलिटीज बंद हो गई। तो जब अमेलगमेशन हो रही है क्या बिजनेस बंद हो रहा है? बिजनेस सिर्फ किसको ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफरी एलएलपी को। तो कहते हैं इसमें डिसोल्यूशन तो होगी पर वाइंडिंग अप नहीं होगी। एंड जो लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं माने उनका क्या करना है, ये सारी चीजें कंसिडर करके ट्राइब्यूनल फाइनल डिसीजन बताएगा कि हमने अमेलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव किया है। कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट जो सैंक्शन किया है ट्राइब्यूनल ने वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब ट्राइब्यूनल पहले एक रिपोर्ट मंगवाएगा आरओसी से और ऑफिशियल लिक्विडेटर से कि एलएलपी कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स और पब्लिक इंटरेस्ट। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जब भी ट्राइब्यूनल कॉम्प्रोमाइज ऑर्डर करेगा पहले ट्राइब्यूनल क्या चेक करेगा कि एलएलपी ने हमें सब कुछ सच सच बताया है, कि सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं एंड कोई भी पेंडिंग केसेस है हमें उसके बारे में बताया है। बिल्कुल सेम वैसे ही कहते हैं जब आपने कॉम्प्रोमाइज अप्रूव करना है आपने पहले चेक करना है, रिपोर्ट मंगवानी है आरओसी से भी ऑफिशियल लिक्विडेटर से भी कि क्या एलएलपी की सारी एक्टिविटीज सही तरीके से कंडक्ट हो रही है। आई होप सबको क्लियर है। आसान टॉपिक है, लिखवाती हूँ पहले फिर एक बार आप रीड करना। तो सेक्शन 60 टू 62 तीनों ही कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के बारे में हो। कल हमने ये सेक्शंस पहली बार पढ़े थे, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत समझ आया था, आज और अच्छे से याद होगा। पहले तो ये लिखो सेक्शन 60 टू 62 में बताया क्या गया। 60-61 बताता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। 61 बताता है पावर ऑफ एनसीएलटी टू सुपरवाइज एंड मॉडिफाई compromise and arrangement. Section 62 reconstruction and amalgamation as compromise and arrangement. NCLT is tribunal only, national company not tribunal. ट्राइब्यूनल वर्ड भी लिख सकते हो एनसीएलटी भी लिख सकते हो, एक ही मीनिंग है। रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन एज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब कई बार ऐसा होगा कि वो कॉम्प्रोमाइज एंटर कर रहे हैं और उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि हम अमेलगमेशन भी करना चाहते हैं। अब हम नोट डाउन करते हैं कि सेक्शन 62 के रूल्स हैं क्या, अमेलगमेशन में उन्होंने हमें क्या बताया। सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी tribunal shall take report from ROC and official liquidator whether affairs of LLP
are being conducted in a manner not prejudicial to interest of partners and public. में एग्जैक्टली लैंग्वेज याद करनी है. In the manner not prejudicial, not against, not biased. जैसे ही ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आएगी कि हम अमेलगमेशन करना चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा? ट्राइब्यूनल आरओसी से भी और ऑफिशियल लिक्विडेटर से भी एक रिपोर्ट मांगेगा. किस चीज की रिपोर्ट मांगेगा? कि क्या एलएलपी के अफेयर से सही तरीके से चल रहे हैं, क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि पार्टनर्स या पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हुआ, इफ सेटिस्फाइड, तो ट्रिब्यूनल अप्रूव कर देगा अमेलगमेशन. और उसमें वो 3 चीजें बताएगा हम. ट्रांसफर ऑफ यूपीएल. यूपीएल मतलब अंडरटेकिंग कि पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर कर दो. प्रॉपर्टी एसेट की जगह उन्होंने वर्ड यूज किया प्रॉपर्टी. लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटीज है, कि सारा कुछ किसे ट्रांसफर कर दो? ट्रांसफरी एलएलपी, नई एलएलपी को ट्रांसफर कर. अगर सेटिस्फाई हुआ तो ट्राइब्यूनल अप्रूव करेगा कि यूपीएल, मैं ये चेक करवाती हूँ क्या रीजन है बाद में. अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज, सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं ना? लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि कोई एलएलपी के अगेंस्ट केस चल रहा था वो बोल रहे हैं कि चलो मर्जर कर लेते हैं, केस खत्म कराएं. सारी लीगल प्रोसीडिंग्स भी किसे ट्रांसफर हो जाएंगी? ट्रांसफरी एलएलपी. डिसोल्यूशन बट नॉट वाइंडिंग अप. पुरानी एलएलपी डिसॉल्व तो हो जाएगी पर वाइंड अप नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस सारा ट्रांसफर हो रहा है न्यू एलएलपी. अमेलगमेशन हो रही है. कौन सा वर्ड? ट्रांसफरी एलएलपी. ट्रांसफरी. आई होप अभी याद हुआ है, लिख पाओगे इस टॉपिक के बारे में. मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ. सेक्शन 60 टू 62 है किस बारे? सबसे पहले सेक्शन 60 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज एंटर हो. वो कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. वो सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी. जब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जाएगी, एनसीएलटी इन सबकी मीटिंग बुलाए. अगर 3/4 वैल्यू वाले लोग मान गए, प्लस जो ट्राइब्यूनल है वो सेटिस्फाई है कि इनके अगेंस्ट कौन कौन से लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एंड उसने लेटेस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पाई, उसके बेसिस पे उसे अप्रूव कर. अप्रूव करने के बाद वही उसे सुपरवाइज भी करेगा, एंड अगर उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत हुई तो मॉडिफिकेशन भी करे. कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज के बीच में ही हम डिसाइड कर रहे हैं कि एलएलपी के बिजनेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं किसी और एलएलपी के साथ, तो साथ में सेक्शन नंबर 62 भी अप्लाई हो. इस केस में सबसे पहले ट्राइब्यूनल रिपोर्ट मंगवाएगा आरओसी से और ऑफिशियल लिक्विडेटर से कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो कि पार्टनर या पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट. अगर ट्राइब्यूनल ने ऐसा प्रूव कर दिया, सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, बिजनेस सब कुछ नई एलएलपी को चला जाएगा, ट्रांसफरी एलएलपी को चला जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग्स भी उसको ही चले जाएंगे. डिसोल्यूशन तो होगी पर वाइंडिंग अप नहीं. ठीक है. प्लस एक चीज और है जो कि आपने ध्यान में रखनी है. एक मिनट, एग्जैक्ट वर्ड है प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग मेंबर्स. डिसेंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है?
जो नहीं माने। लेट्स से मान लो रिलायंस कंपनी की एक एलएलपी है, रिलायंस एलएलपी भी है कोई, एंड उसके बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, 1 लाख क्रेडिटर्स हैं, एंड वो कॉम्प्रोमाइज एंटर करना चाहते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज तो कब अप्रूव हो जाएगा, जब 75% वैल्यू वाले लोग मान जाएंगे। बट पीछे लेट से अभी 10,000 क्रेडिटर्स बच गए, वो मान उन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया कॉम्प्रोमाइज का, बट वो फिर भी अप्रूव हो गया। तो इन ये जो 10,000 लोग नहीं माने, इनका क्या करना है अब? इनको पैसे वापस करने हैं, इनको शेयर देना है, इनको इंटरेस्ट देना है, क्या करना है? वो सारी चीज भी कहां पर डिसाइड होगी, इस कॉम्प्रोमाइज। प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग पर्सन, जिन लोगों ने अप्रूव नहीं किया था कॉम्प्रोमाइज, उनकी प्रोटेक्शन भी एनसीएलटी करेगा। समझ आया इस वर्ड का मतलब? ये सेम वर्ड बार बार कंपनीज एक्ट में भी आएगा। वहां पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर, कि मान लो कोई वोटिंग हुई जिसमें कुछ लोग मान गए, लेट से 80% लोग मान गए, पर जो बाकी 20% है वो माने ही नहीं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, तब हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर। वैसे ही एलएलपी में वर्ड आएगा डिसेंटिंग पर्सन, जो लोग ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करना चाहते। इसे एक बार फिर से रीड करते हैं, सेक्शन नंबर 62। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन दी है ट्राइब्यूनल को, सेक्शन 60 में, और आपने ट्राइब्यूनल को बोला कि हमने एक कॉम्प्रोमाइज अप्रूव किया है, प्रपोज किया है, जिसमें हम अमेलगमेशन करना चाहते हैं दो एलएलपीज, एंड हम चाहते हैं कि हमारा पूरा या कुछ पार्ट, अंडरटेकिंग, बिजनेस, एसेट्स या लाइबिलिटीज का ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरी एलएलपी को, तो ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर कर सकता है इन सारे मैटर्स को कंसिडर करने के बाद। क्या क्या मैटर्स कंसिडर करेगा, वो बताएगा कि कौन कौन से अंडरटेकिंग, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी लाइबिलिटीज आपने ट्रांसफर करनी है ट्रांसफरी एलएलपी को। वो बताएगा कि चाहे आपने बिजनेस ट्रांसफर कर लिया, पर जो भी केसेस आपने फाइल किए थे या आपके अगेंस्ट किसी और ने फाइल किए थे, वो सारे भी किसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफरी एलएलपी को। डिसोल्यूशन तो होगी पर वाइंडिंग अप नहीं होगी। साथ ही वो प्रोवाइड करेगा डिसेंटिंग पर्सन के लिए क्या करना है, उनके लिए प्रोविजन बनाएगा, जो भी और इंसिडेंटल इससे रिलेटेड मैटर्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में। जब भी ट्राइब्यूनल ऐसा कोई काम करेगा, तो ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई करेगा खुद को, एक रिपोर्ट मांगेगा आरओसी से और ऑफिशियल लिक्विडेटर से कि जो एलएलपी के अफेयर्स हैं, दे आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स और पब्लिक इंटरेस्ट। वेयर एन ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज, कहते हैं अगर मान लो किसी भी ऑर्डर में ये लिखा गया है कि कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे, देन वर्च्यू बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑर्डर इट विल बी फ्रीड फ्रॉम एनी चार्ज, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएटेड है वो चार्ज खत्म हो जाएगा। समझाते हूँ इसका मतलब। आपने कई बार ऐसे देखा है कि लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है लोन, और लोन के साथ लिखा हुआ है कि ये सिक्योर्ड है अगेंस्ट लैंड, ठीक है। अब लैंड की वैल्यू है 5 CR। मान लो ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, उसमें ये लिखा कि ये जो लैंड है ये ट्रांसफर हो रही है न्यू एलएलपी, तो क्या ये लोन भी ट्रांसफर हो जाएगा, या जो इस लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है ये भी ट्रांसफर होगा? कहते नहीं। ट्राइब्यूनल इसके बारे में भी खुद ही बताएगा। अगर उसने बोला है इफ द ऑर्डर सो डायरेक्ट्स कि जो इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है वो खत्म कर दो, फिर तो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। समझ आइए सबको लाइन? इसके साथ लिख लो, नहीं तो केस स्टडी, नहीं तो तुम इसे इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे। और इसे खुद रीड करो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। डन? मुझे अच्छे से समझ आया सबको? अब हम आते हैं केस स्टडीज के ऊपर। मैंने कुछ केस स्टडीज के आंसर शेयर किए थे, कुछ के पेंडिंग थे, एक बार आप सारे रिव्यू करो। 2023 में टेक इनोवेशंस एलएलपी बनी है, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। एलएलपी में दो पार्टनर्स हैं, एलेक्स एंड जॉर्डन।
दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। एलेक्स ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख एंड जॉर्डन ने भी 5। एलएलपी रजिस्टर हुई। द फर्म वाज रजिस्टर्ड विद आरओसी ऑन 1 अप्रैल 2013। चलो आगे देखती हूँ, शायद कोई गलती है। वो तो कोई बात नहीं बनी, एक तरफ बोल रहे हैं फर्म, एक तरफ बोल रहे हैं कंपनी, और क्वेश्चन चल रहा है एलएलपी का। टेक इनोवेशन एलएलपी के ऑपरेशंस जो है वो फोकस्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस इक्वली। एलएलपी एग्रीमेंट में ये भी बताया गया कि अगर कोई भी चेंज करना है पार्टनरशिप में, जैसे कि एडिशन करनी है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करना है, उसमें दोनों पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। जून 2024 में उन्होंने एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, प्रिया, जो कि 2 लाख रुपीज लेके आई। इसे हम लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया और आरओसी को इन्फॉर्म भी कर दिया। Furthermore, LLP decided to hold an AGM within 6 months from end of financial year to approve the financial statements and discuss the business matters. अब पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या करने की जरूरत है किसी भी पर्सन को पार्टनर बनाने से पहले। सिर्फ एक पर्सन का कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी वोट चाहिए, सब लोगों का कंसेंट चाहिए, या आरओसी से अप्रूवल चाहिए? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सी। अगर एलएलपी एग्रीमेंट बना रखा है फिर तो वही अप्लाई होगा। अगर एलएलपी एग्रीमेंट ना बनाया होता फिर क्या रूल लगता? फर्स्ट शेड्यूल, है ना? फिर हम फर्स्ट शेड्यूल लगाते हैं, फिर सारे काम मेजोरिटी से होते हैं। When is Tech Innovation LLP required to hold AGM? उनको AGM कब करने की जरूरत है? जो उन्होंने LLP एग्रीमेंट में रूल बना रखे हैं 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। एक मिनट, एलएलपी बनी कब है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता अगर एलएलपी बनी होती है 1 अक्टूबर 23। अगर एलएलपी बनी होती 1 अक्टूबर 23 को, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब तक होता? 31 मार्च 24 तक, 25। तो फिर उसकी फर्स्ट एजीएम की डेट क्या बनती? 26, है ना? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने बोला कि हमने पहली मीटिंग करनी है, एजीएम करनी है। तो अगर एलएलपी बनी है 1 अक्टूबर 23 को, तो उसका पहला साल 31 मार्च 2024 तक नहीं होता। पहला साल कब तक होता है? 31 मार्च 2025। और फिर उसे अपनी पहली मीटिंग कब करनी पड़ती? 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपका आंसर आता 30 सितंबर 25। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में सब कुछ बता रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल और मीनाक्षी दो पार्टनर्स हैं। दोनों ने एक एलएलपी बनाई जिसका फोकस है डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशंस। राहुल ने टेक्निकल एक्सपर्टीज परचेज की है और मीनाक्षी बिजनेस ऑपरेशन संभालेगी। एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। आफ्टर 2 years उन्होंने एक नए पर्सन को एडमिट किया एज अ पार्टनर टू एक्सपैंड देयर रीच। अंशुल ने अग्री किया कि वो कंट्रीब्यूट करेगा एडिशनल कैपिटल एंड इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स लेके आएगा। शॉर्टली आफ्टर ज्वाइनिंग अंशुल डिस्कवर्ड दैट की कंप्लायंस, उसे पता चला कि एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी अभी तक पेंडिंग है। Concerned, he wanted to understand the liability and insisted the LLP immediately address the compliance issue. Meanwhile, राहुल ने प्रपोज किया कि हम LLP agreement को चेंज करते हैं to reflect Anshul's new PSR and specific decision making power to him. As they worked through these matters, they consulted a legal advisor. Sir, अब पहला क्वेश्चन। जब अंशुल ने ज्वाइन किया उसे पता चला कि की कंप्लायंस जो है वो पेंडिंग है। अंशुल की क्या लाइबिलिटी बनती है एज अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर? क्या वो लाइबल होगा? वो तो तब पार्टनर ही था, ही हैज नो लाइबिलिटी। ए पार्टी आएगा आई थिंक आंसर। सेकंड, with respect to his concern, which of the following best describe the responsibility of the partners in the LLP? सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिस्पॉन्सिबल है कंप्लायंस के लिए, सारे रिस्पॉन्सिबल है? किसी एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हो, या लीगल एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल है? सेक्शन 8 ने स्पेसिफिकली बताया है कि एलएलपी एक्ट के सारे कंप्लायंस करना किसकी लिए जरूरी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सारी पेनल्टीज भी किसके ऊपर लगती हैं? वेरी गुड। Suppose in the given scenario, LLP fails to file the statement of account and solvency and annual return for 5 consecutive years. इस केस में क्या किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 64, 63 एंड 64 है वाइंडिंग अप का सेक्शन। 63 में बताया हुआ है वॉलंटरली एंड 64 में ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल।
बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये टॉपिक आई थिंक हमने किया नहीं था, ये भी किया हमने, सेक्शन 62 उससे रिलेटेड है। दो एलएलपीज हैं, दोनों रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है। फर्स्ट एलएलपी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है एंड सेकेंड एलएलपी विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी का काम करती है। दोनों एलएलपीज, उन्होंने गलती से वर्ड यूज किया है यहाँ पे, कंपनी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी देखनी है टू ज्वाइन द फोर्सेस एंड क्रिएट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम मर्ज कर लेते हैं और हम एक नई एलएलपी बनाते हैं, इको फ्यूचर एलएलपी। टू फैसिलिटेट दिस मर्जर, जो मैनेजमेंट है दोनों कंपनीज की, उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करते हैं, सेक्शन नंबर 16। एंड उन्होंने अप्रोच किया ट्राइब्यूनल को कि आप इस चीज को अप्रूव कर दो, जिसमें क्या होगा कि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है और जो भी केसेस हैं ग्रीनफील्ड के भी और ब्लू वेव के भी, सारे ट्रांसफर हो जाएंगे इको फ्यूचर को। ट्राइब्यूनल ने इस प्रपोजल को रिव्यू किया और उसे पता चला कि जो मर्जर की स्कीम है वो रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन के लिए है। ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर इशू किया है सेक्शन 62 में, जिसमें उन्होंने सैंक्शन की है ये 3 पॉइंट्स। पहला, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर एलएलपी को चली जाएंगे। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं ओरिजिनल एलएलपीज के अगेंस्ट, वो किसे चली जाएंगी, ट्रांसफर एलएलपी को। दोनों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा विदाउट, यही बिल्कुल सेम लैंग्वेज ऐसे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और यही तीनों चीजें हम लोगों ने अपने नोट्स में लिखी हैं। कोइंसिडेंटली अभी हमने सेम पॉइंट्स लिखे कि आरओसी क्या कुछ, ट्राइब्यूनल क्या कुछ ऑर्डर करता है, ट्रांसफर ऑफ यूपीएल, अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट, चाहे तुमने केस किए थे वो भी ट्रांसफर होंगे, तुम्हारे अगेंस्ट केस हुए थे वो भी ट्रांसफर होंगे। डिसोल्यूशन होगी विदाउट वायलेशन। नेक्स्ट, कुछ पार्टनर्स इस चीज के फेवर में नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ट्राइब्यूनल ने प्रोवाइड किया स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू इंश्योर दैट इंटरेस्ट वर एडिक्वेटली एड्रेस्ड, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। ट्राइब्यूनल की ड्यूटी बनती है कि वो ये 3 पॉइंट्स के अलावा ये भी बताए, प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग पर्सन, इसे ही बोलते हैं डिसेंटिंग पर्सन, जो नहीं मान रहे उनके लिए क्या करना है, पूरा सेक्शन ही याद हो जाएगा इस केस स्टडी को पढ़ के। आफ्टर द ऑर्डर इज मेड, एलएलपी ने सर्टिफाई कॉपी फाइल की ट्राइब्यूनल की आरओसी। अनफॉर्चुनेटली कुछ एडमिन डिले की वजह से जो फाइलिंग है वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हो पाई, और पेनल्टी लगाई जा रही है एलएलपी के ऊपर भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी। इस पेनल्टी से रिलेटेड कौन कौन से 2 सेक्शंस याद है आपको, कि किस टाइप की पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं? सेक्शन 69 अलाउ करता है कि फॉर्म अगर आप लेट फिल कर रहे हो तो उसके लिए हम आपसे क्या चार्ज कर सकते हैं, एडिशनल फीस। एंड अगर कहीं पे भी पेनल्टीज लगानी थी तो हमारे पास पावर है एनहेंस्ड पनिशमेंट की। इम्प्रिजनमेंट तो सेम ही रहेगी, पर जो भी फाइन था वो क्या हो सकता है, डबल हो सकता है। इन सारे बेसिस पे कहते हैं, अब आप हमें ये पॉइंट्स बताओ। सबसे पहले, क्या मेन पर्पस होगा ऑफ द स्कीम प्रपोज्ड बिटवीन द टू, रिकंस्ट्रक्शन एंड हो रही है, ठीक है। अब बहुत आसान लग रहा है, पहले इक्वेशन आसान लगा था कि समझ आया था कि कंफ्यूजन हो रही थी पहले, हो गया था सबसे सॉल्व। किस अथॉरिटी, व्हाट अथॉरिटी डज ट्राइब्यूनल हैव, जब ये सैंक्शन करता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, क्या ट्राइब्यूनल सिर्फ इसे सुपरवाइज कर सकता है, या उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, या वो सुपरवाइज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है, वो सिर्फ डिसॉल्व कर सकता है बिना किसी कंडीशन लगाए। सेक्शन 61, पूरे तीनों सेक्शन ही याद करवा देंगे केस स्टडी में, सेक्शन 60 टू 62। क्या पेनल्टी अप्लाई होगी इफ इट फेल्स टू कंप्लाई विद द 30-day फाइलिंग रिक्वायरमेंट? ट्राइब्यूनल का ऑर्डर नहीं, ये आएगा, ठीक है। मुझे फिर भी एक बार चेक करने दो। अच्छा, पेनल्टी यही लिखी हुई है उन्होंने, 10,000 रुपीज की। अदरवाइज मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कैंसिल तो नहीं होगा, बल्कि हमने सेक्शन 61 में ये पढ़ा था कि अगर मॉडिफाई अप्लाई ही नहीं किया जा रहा ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज का, तो हम एलएलपी को वाइंड अप कर देंगे। तो इसमें ये तो नहीं है कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए, बिजनेस बंद हो जाएगा, ये भी नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल। इमीडिएट डिसोल्यूशन होगी एलएलपी की, ये भी नहीं। यहाँ पे बेटर वर्ड तो था वाइंडिंग अप, तो मैंने ये एलिमिनेशन मेथड से यूज किया। वैसे हमने पेनल्टीज तो याद ही नहीं की हुई, मैंने एलिमिनेशन मेथड से आंसर किया कि लॉजिकल आंसर वुड बी बी पार्ट। और ऐसे ही आपने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन डाउट अब?
आई होप सेक्शन 62 तो अच्छे से याद हो गया। अब सबसे पहले करते हैं लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले क्लास में नहीं कर पाए थे जैन 26, क्योंकि तब हमने ये टॉपिक नहीं दिया हुआ। सब लोग पढ़ो, इसके आंसर राइटिंग करें। कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है? सेक्शन 42। क्या आपके पास पावर है अपना शेयर ट्रांसफर करने की? यस। जब आप शेयर ट्रांसफर कर देते हो, क्या इसका मतलब ये है कि आप एलएलपी से डिसोसिएट हो गए? नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि दूसरा पार्टनर अब इंटरफेयर कर सकता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? अब इसे देखते हैं लिखना कैसे है। क्योंकि लॉ में नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आता तो है पर लिखना कैसे। अगर आपकी बुक में स्पेस है तो सेक्शन 42 के पैरेलली लिख लो, क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ न्यू क्वेश्चन। आरटीपी जैन 26 का क्वेश्चन है। आरटीपी जैन 1000। कल मैंने न्यूज सुनी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई, उसकी अमेंडमेंट आई है। 10 करोड़ से पहले 4 and 40 करोड़ दिन पढ़ते हैं, अभी फाउंडेशन में तुम 4 and 40 पढ़ के आए हो, अब वो हो गई है 10 and 100। चेंज हो गई स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। आपके लिए एप्लीकेबल है, B18 को लॉ के पेपर में भी एप्लीकेबल होगी, आपके लिए पुरानी है। चलिए, आरटीपी जैन 26। देखो जी, सेक्शन नंबर 42। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। टॉपिक कौन सा है? हमेशा कोशिश करो आंसर को एक टाइटल देने का, जो भी रेलेवेंट सेक्शन अगर आपको याद है, सेक्शन नहीं भी याद तो अगर आपको याद है कि क्या टॉपिक क्या है। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। एज पर एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनर में ट्रांसफर his share in profit and loss or amount receivable as per LLP agreement either wholly और पार्ट। एक पार्टनर के पास राइट है कि वो अपने प्रॉफिट लॉस के शेयर को, या जो भी उसे अमाउंट रिसीव होनी है एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, उसे ट्रांसफर कर सकता है, पूरा भी और पार्ट भी। ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट does not by itself lead to his dissociation from LLP। क्वेश्चन में ही वर्ड छुपा हुआ होगा। अगर आप यहां तक भी पहुंच रहे हो कि कौन सा सेक्शन है
और आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है, मैं वर्ड्स क्या यूज करूं, वो क्वेश्चन में ही छुपे हुए होंगे। ये जैसे अगर बाई चांस कुछ स्टूडेंट्स को ये वर्ड नहीं याद होगा, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको वहीं से ही मिल जाएगा। इफ यू वर एबल टू रीच एट द पॉइंट, ये सेक्शन 42 का क्वेश्चन है, देखो उन्होंने क्या बोला। इज ही डीम्ड टू बी डिसोसिएटेड एज पार्टनर ऑफ एलएलपी? क्या अब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो एलएलपी से डिसोसिएट हो गया है? और अगर आप अपनी बुक को पढ़ो, एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी हुई होगी सेक्शन 42 में। इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन नोटिस करना लॉ का, सब में ही ऐसा होगा। कहते जो राइट्स हैं वो ट्रांसफरेबल है, पर डज नॉट बाय इटसेल्फ, इससे अपने आप ही क्या नहीं होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगी, डिसोसिएशन नहीं होगी, ना ही एलएलपी डिसॉल्व होगी, ना ही एलएलपी वाइंड अप। सेम वर्ड दिख गया ना आपको? तो अगर आप सही सेक्शन तक भी पहुंच रहे हो, बाद में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं से आपको उसके लिए वर्ड्स मिल जाएंगे कि मुझे आंसर को लिखना कैसे है। कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट डज नॉट बाय इटसेल्फ लीड टू हिज डिसोसिएशन फ्रॉम एलएलपी। फर्दर, it does not entitle the transferee to participate in मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। ना ही इससे ट्रांसफरी को राइट मिलता है एलएलपी में पार्टिसिपेट करने का। इसके बाद ऐसे आप कर लोगे, बट हम एक बार लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ above provisions and facts of the case। पहले हम लोगों ने सिर्फ ये लिखा कि यहाँ पे हुआ क्या। अब हम लोग इसे केस स्टडी के साथ लिखेंगे, लिंक करेंगे कि इन सारे प्रोविजंस के बेसिस पे और केस के फैक्ट्स के बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, क्या रमन का पार्शियल ट्रांसफर विल इट लीड टू डिसोसिएशन और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी? देखो तुम्हें खुद ही दूसरा वर्ड भी मिली जो आपके बुक में लिखा हुआ है, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, वो सेम वर्ड क्वेश्चन में मिल गया। क्या कहते हैं, रमन के पार्शियल ट्रांसफर से जो एलएलपी है वो एलएलपी से डिसोसिएट हो जाएगा या एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी? आंसर इज नो। नो। Raman's transfer of share partially does not lead to his dissociation or dissolution of LLP. Second part, क्या अर्जुन एंटाइटल्ड है पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में? आई होप लिख ही लोगे सब। सेम लैंग्वेज यूज किया, मेन मैंने सेक्शन याद करवाना। Arjun is not entitled to participate in management of RSMN company. Done it? गलती है मेरे से भी, पढ़ाते पढ़ाते काफी बार निकला है एनएलपी की जगह वर्ड कंपनी। और क्वेश्चंस करें? मैं अगेन पहले वही क्वेश्चंस कर रही हूँ जो कि अभी आपकी बुक में नहीं है। जस्ट वन सेकेंड, मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। पहले एमसीक्यूज करते हैं।
ये मैं सब आपके ऐप में भी अपलोड कर दूंगी। जो भी मैं नए क्वेश्चंस करवाऊंगी वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो रिवीजन के टाइम आप इनको दोबारा या टेस्ट के टाइम दोबारा भी रिव्यू कर सकते हो। हाँ जी। क्लियरली विजिबल है पिक्चर में, शेयर करूँ ग्रुप में? बहुत आसान है, इतनी बड़ी कहानी है तो सिंपल क्या। सेक्शन 30 की हेडिंग ही क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। एक पर्सन ने फ्रॉड किया, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल कर दिए, एंड एलएलपी के पास एसेट्स हैं सिर्फ 2 लाख रुपीस के। अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आपसे लीगल ओपिनियन मांगने आया, उसके अकॉर्डिंग जिसे डिफ्रॉड किया गया है, गलत आइटम सप्लाई किए गए हैं, कहता जिस पार्टनर की गलती है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, हीरा की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू पर्सनल एसेट्स। यस, हमें सेक्शन 30 इस चीज के लिए अलाउ करता है। एक और क्वेश्चन। डॉट कॉम में 3 पार्टनर्स हैं। तीन में से एक पार्टनर ने अपने घर का एड्रेस चेंज कर लिया। उसने एड्रेस चेंज किया है 16 नवंबर को, और उसने एलएलपी को बताया है 20 नवंबर को। क्वेश्चन ये है, एलएलपी ने आरओसी को कब तक बताना है? ए, बच्चे कुछ भी नहीं याद ना तो मैंने एक तो रूल बता ही रखा है, आरओसी को सब कुछ कितने दिन के अंदर अंदर बताना है। जिसको कुछ नहीं भी याद वो भी डी तो मार्क करके आए। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैं अपना नाम या एड्रेस चेंज करूंगी मुझे एलएलपी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना है? 15 दिन। और एलएलपी ने आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना है? 30। ठीक है। तो 20 नवंबर को अगर उसने 16 नवंबर को एड्रेस चेंज किया है, हम काउंटिंग 16 नवंबर से नहीं शुरू करेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे? 20 नवंबर। वहां से 30 डेज बनेगा 20 दिसंबर। तुम्हारा आंसर ए 1 दिसंबर कैसे आया? 15 डेज काउंट किए। वो हमारी ड्यूटी थी 15 डेज में बताना, और सारे ऑप्शन उन्होंने लिखे हुए होंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन की होगी। 21 का ए, 22 का सी।
इसका आंसर डी ही होगा, गलत है। देखो सेक्शन 25 में कंफर्मेशन के लिए से रीड कर रही थी कि मुझे कोई गलती तो नहीं लगी। कहते पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म करना है चेंज के बारे में विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। जब चेंज किया उसके 15 डेज के अंदर अंदर बताना है। एलएलपी ने नोटिस देना है आरओसी को 30 डेज के अंदर अंदर। जब भी कोई पर्सन नया पार्टनर बना या कोई भी छोड़ के जा रहा है या फिर कोई भी चेंज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया कि कितने टाइम के अंदर अंदर। तो जब हमें पता चल रहा है वहीं से 30 डेज की काउंटिंग करें। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी क्या हुआ करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन डी। यस करेक्ट आंसर वुड बी डी। जब उन्होंने हमें बोला कि बी को पता है, उसको पता है कि बी के पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है, तो हमने स्पेशली पढ़ा था कि जो एलएलपी है वो प्रिंसिपल होती है और प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट के लिए लायबल होता है। सिर्फ इसकी दो एक्सेप्शन है। अगर थर्ड पार्टी को पता हो ये अनऑथराइज्ड एक्ट है, या थर्ड पार्टी को ये पता ही ना हो कि ये पार्टनर है। याद आ गया, हमने ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट। फर्स्ट जनवरी के बाद उसे बफर टाइम मिला था 6 मंथ्स का। मतलब कि 1 जुलाई तक उसके पास टाइम था, वो किसी भी पर्सन को और ऐड कर सकता था एज पार्टनर। 1 जुलाई के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें लायबिलिटी उसकी क्या होगी? अनलिमिटेड। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन किया है? देखा हुआ है 1 अगस्त। 6 महीने तक अलाउड होता है ना, एक दो से कम। तो इस केस में करेक्ट आंसर वुड बी मिस्टर राज पर्सनली लायबल हो जाएंगे डेट के लिए, क्योंकि वो अकेले ही पार्टनर थे फॉर मोर देन 6 मंथ्स। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 6। इस केस में क्या एलएलपी वाइंड अप भी की जा सकती है? क्या ऐसी कोई पावर है कि एलएलपी को वाइंड अप भी कर दो? है कौन से सेक्शन में? हाँ सेक्शन 64 में हमने स्पेशली पढ़ा। अगर पार्टनर, अभी तो हमने पढ़ा सेक्शन 64 में, अगर सेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी एलएलपी को वाइंड अप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। किस चीज का टॉप, कौन सा टॉपिक है? होल्डिंग आउट पार्टनर। होल्डिंग आउट पार्टनर में पहले तो ये था कि वो लाइबल होगा, होल्डिंग आउट पार्टनर। फिर ये था, इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी लाइबल नहीं होगी। प्राइमरी लाइबिलिटी तो किसकी बनती है? एलएलपी की। थर्ड रूल उसमें ये था कि जस्ट बिकॉज एक पर्सन की डेथ हो गई और उसका नाम अभी भी सेम एलएलपी में यूज हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज उसका नाम यूज हो रहा है उसके डिसीज्ड पार्टनर को हम लोग होल्डिंग आउट पार्टनर नहीं मान सकते। करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, आता था सब कुछ अच्छे से। और ये भी पता चल रहा है कितनी डेप्थ में जाकर वो क्वेश्चन बना रहे हैं। तुम ऐसे ऊपर ऊपर से रीड करके नहीं काम चलेगा। हमें लगेगा कि फिर हमने सही बताया बट वो आंसर सही नहीं होगा। ओके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सितंबर 24 में मॉक टेस्ट पेपर जो आया था उसमें आईएसआई ने इशू, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल एलएलपी? आप लोग बता सकते हो अच्छे से? रिवाइज भी करते हैं सारे क्वेश्चन साथ साथ।
सेक्शन नंबर 2(1)TA में हमने पढ़ा स्मॉल एलएलपी क्या होती है। उसके लिए मुझे चेक करनी होती है कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड टर्नओवर एज पर सेस ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लैंग्वेज भी बिल्कुल सही यूज करनी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड टर्नओवर एज पर सेस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 25 lakhs, एंड सेल कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 40 lakhs। इसे इंक्रीज कहां तक कर सकते हैं, 5 CR एंड 50 CR। थर्ड पॉइंट, सच अदर कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। और जो भी कंडीशंस लगाई जाएंगी आपने वो भी पूरी करनी है। अभी हमने कर लिया। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी सेक्शन नंबर 42 की। ये सेम क्वेश्चन सितंबर 24 और मई 25 में एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है, बट डिफरेंट लैंग्वेज में। एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करना। ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस नाउ। कर सकते हैं सर, सेम टॉपिक हमने अभी करके। नेक्स्ट, अमित और प्रिया दो पार्टनर्स हैं एक एलएलपी में। रिसेंटली प्रिया नए एड्रेस पे शिफ्ट हो गई है बट वो एलएलपी को बताना भूल गई। आफ्टर 1 मंथ अमित का कजन रमेश उसने अपना इंटरेस्ट शो किया कि वो एलएलपी में पार्टनर बनना चाहता है, एंड कुछ डिस्कशंस के बाद हमने उसे नया पार्टनर बना लिया। तो एक पार्टनर ने तो एड्रेस चेंज किया है और एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है। कौन सा सेक्शन आ रहा है दिमाग में, सेक्शन 25। बिल्कुल ठीक है जी। जब भी कोई चेंजेस हो रहे हैं एलएलपी में, कहते एलएलपी ने इमीडिएटली आरओसी को अपडेट नहीं किया, डिड नॉट इमीडिएटली अपडेट रिगार्डिंग प्रियाज एड्रेस चेंज और रमेश एडमिशन। 2 months आफ्टर रमेश ज्वाइन, एलएलपी ने एक नोटिस फाइल किया आरओसी को। एडवाइस करो एलएलपी को कि उन्होंने क्या डिफॉल्ट किया है अबाउट द नॉन कंप्लायंस इन इन्फॉर्मिंग द आरओसी अबाउट प्रियाज एड्रेस चेंज एंड रमेश एडमिशन एज अ। तो वो हमसे पूछ तो रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस के बारे में बताओ, अल्टीमेटली हमें बताना क्या है कि ओरिजिनल रूल क्या है। जब भी पार्टनर अपना नाम या एड्रेस चेंज करता है उसने एलएलपी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना होता है। इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसी के ऊपर एमसीक्यू भी किया है। हमें बताना होता है 15 डेज के अंदर अंदर। और एलएलपी ने जब भी किसी पार्टनर की इंफॉर्मेशन आई है, कोई भी पार्टनर की एडमिशन हो रही है, किसी की भी रिटायरमेंट हो रही है, एलएलपी को कब तक बताना होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ, आरओसी को कब तक बताना होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है और उसे लगता है कि एलएलपी आरओसी को नहीं बताएगी, तो वो क्या कर सकता है, फॉर्मर पार्टनर डायरेक्टली भी इन्फॉर्म कर सकता है। वो डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगा तो क्या आरओसी उसकी बात मान लेगी। आरओसी कंफर्मेशन मांगेगी एलएलपी से, और एलएलपी कितने दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, 15 डेज। अगर एलएलपी कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगी तो आरओसी उस चीज को रजिस्टर कर लेगा। जब भी नए पार्टनर को एडमिट किया है तो हम फॉर्म तो फाइल करेंगे, उसके साथ क्या अटैच करेंगे, प्रायर रिटर्न कंसेंट। तो मुझे किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, किसी को भी पार्टनर बनाना है, ओपीसी में नॉमिनी बनाना है, सब जगह सेम रूल चलता रहेगा। किसी भी पर्सन की मैं कोई जिम्मेवारी लगा रही हूँ तो उससे पहले प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन करो फाइनेंशियल ईयर। जनवरी 25 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। आता ही है सबको, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट अगर कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30 सितंबर, तो उसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले तो बताओ सबसे पहले कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है, कौन किसे सबसे पहले पता चलता है।
कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 30 बाइंडिंग का विसल ठीक है, विसल ब्लोइंग का सेक्शन। उन्होंने पहले तो हमसे ये पूछा क्या ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है पेनल्टी को? क्या एलएलपी सस्पेंड कर सकती है मिस्टर जे को सर्विस से कमीशन ऑफ द एक्ट ऑफ रिवीलिंग द नेम ऑफ द अदर एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड? नहीं। इसे लिख, इसे अटेम्प्ट कैसे करना है? जैसे सेक्शन 42 याद किया, सेक्शन 31 विसल ब्लो। इतनी बार याद करके, इतनी बार प्रैक्टिस करके ही याद रहेगा। एज पर एलएलपी एक्ट 2008, मैं फिर से सारे वर्ड्स ना क्वेश्चन से ही लूंगी। क्वेश्चन में ये सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि सेक्शन में वर्ड्स। कोर्ट और ट्राइब्यूनल हैज पावर टू रिड्यूस और वेव द पेनल्टी। अगर आप अपनी बुक में सेक्शन खोल के देखोगे एग्जैक्टली यही चीज है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो पेनल्टी कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। एंड अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में भी यही चीज लिखी गई है कि क्या कोर्ट ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर सकता है या पेनल्टी रिड्यूस कर सकता है। सेक्शन में भी देखो एग्जैक्टली यही वर्ड आ रहा है। मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि पेपर में अगर तुम सेक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आंसर प्रोफेशनली कैसे लिखना है वो तुम्हें क्वेश्चन खुद ही बता दे। सेक्शन तक पहुंचना सीखो पहले, ठीक है, कि रूल कौन सा अप्लाई करना है। रिड्यूस और वेव द पेनल्टी, फर्स्ट पार्ट, ऑन एनी पार्टनर और एम्प्लॉय। चाहे आपको किसी पार्टनर से कोई इंफॉर्मेशन मिली है चाहे एम्प्लॉय से, फॉर प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एलएल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और any partner or employee for providing useful information that leads to conviction of LLP or its partners। दो पॉइंट्स हैं, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। एक जगह लिखा हुआ है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, दूसरी जगह ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा। आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है जिससे कि एलएलपी या उसके पार्टनर्स कन्विक्ट किए गए हैं, प्रूव हो गया कि इन्होंने ये फ्रॉड किया। इस केस में कोर्ट और ट्राइब्यूनल के पास पावर है, वो इनके पेनल्टी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं और वेव ऑफ भी कर सकते हैं। फर्दर, नो पार्टनर और एम्प्लॉय may be threatened, demoted। क्वेश्चन में पूछा गया था सस्पेंडेड, अगर और कुछ नहीं या तो सिर्फ सस्पेंडेड लिख दो क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। और हरास, merely because he provided information, जस्ट बिकॉज एक पर्सन ने कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई की है
इस बेसिस पे आप उसे थ्रेटन नहीं कर सकते, डिमोट नहीं कर सकते, सस्पेंड भी नहीं कर सकते, हरास भी नहीं कर सकते। क्या? हम भी तो करते हैं। हम दूसरों को कह रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, अब हमने सुना हुआ है ना। कौन सी दुनिया में नेपोटिज्म नहीं होता? तुम में से कितने लोग अपने फादर का बिजनेस संभाल लोगे? चलो बिजनेस छोड़ो, अपने फादर का घर लोगे, ये भी तो नेपोटिज्म है। जिनके फादर के पास घर नहीं है वो ऐसी जी रहे हैं। उनको मेहनत करके घर बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने फादर का मिल जाएगा। नेपोटिज्म होना ही चाहिए। अगर नेपोटिज्म नहीं होगा, मैं मेहनत ही नहीं करूंगी। मैं अगर मेरे एसेट मेरे बच्चों को ही नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों मेहनत करूंगी? तुम्हें लग हमें कहने में लगता है नेपोटिज्म गलत चीज है, बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता इसके बिना सोसाइटी चलेगी कैसे? किसी और को ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म के बिना सोसाइटी कैसे चलेगी? कभी ऐसा फील हुआ कि सोचा ही नहीं? बस इंस्टाग्राम पे रील देख ली कि करण जौहर नेपोटिज्म करता है, आलिया भट्ट के साथ नेपोटिज्म हुआ है, सबके साथ ही तो हुआ है यार। हम सबके साथ ही हुआ है, हम सभी अपने फादर के एसेट्स का फायदा लेते हैं। और जिनको नहीं मिला वो कई आजकल तो कई लोग बोलते भी हैं। मुंबई में एक लड़के ने अपने फादर पे केस किया कि अगर तुम मेरी पर मुझे हर महीने पैसे नहीं दे सकते, तुमने मुझे क्यों पैदा किया। सच्ची में केस किया हुआ है उसने ये। हाँ, तो फिर वो तो कह रहे कि नेपोटिज्म करो। क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन नंबर 17। एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 मार्च को, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में। जो एलएलपी है उसे लीगल नोटिस आया है अपने सप्लायर से इस एड्रेस पे। पर जो पार्टनर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें तो कोई भी ऐसा नोटिस मिला ही नहीं, कि हमने तो अपना ऑफिस पुणे में शिफ्ट कर लिया था 10 जनवरी को, बट हमने आरओसी को नहीं बताया। इस केस में क्या एलएलपी के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है? क्या ये नोटिस वैलिड है? यस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पहले ही डेफिनेशन जो हमने इस एक्ट में पढ़ी थी। एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टनर और एलएलपी मींस पार्टनर का इंडिविजुअल के केस में उसका रेजिडेंशियल एड्रेस और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। इस केस में तुम सेक्शन 25 भी यूज कर सकते हो। सेक्शन 25 में लिखा हुआ है कि तुम जब भी एड्रेस चेंज करोगे तुम्हारी ड्यूटी बनती थी आरओसी को बताना। अगर तुमने वो चीज नोटिफाई नहीं की है तो इस केस में इट विल बी डीम्ड एज कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वही वैलिड है, इसलिए ये नोटिस भी क्या है? वैलिड। क्लियर है ना सबको? मैं सेक्शन 25 का रेफरेंस गलत देगी। सेक्शन 25 है पार्टनर के नाम और एड्रेस के लिए, एलएलपी के नाम और एड्रेस के लिए सेक्शन नंबर 30। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। कौन से सेक्शन से क्वेश्चन? वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कहते हैं कि एलएलपी जिसमें सारे पार्टनर्स एक कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, क्या किसी कॉर्पोरेट बॉडी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं? किसको बनाएंगे उसके? अगर एलएलपी अग्रीमेंट में डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बताया हुआ तो क्या एलएलपी बन ही नहीं सकती? बन सकती है। इस केस में सारे पार्टनर ही क्या बन जाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, क्या वो अभी भी एज डेजिग्नेटेड पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है? कर सकता है। अगर तो दूसरा पार्टनर है वो इंडिया का क्या है? रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब more than equal to 120 days in preceding financial year। लिखा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि मैम बुक में तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, आपने प्रीसीडिंग अप्लाई किया। तो वो लॉ की एक गलती है, उन्होंने गलती से ड्यूरिंग लिख दिया, पर अप्लाई हमने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही करना है, क्योंकि अदरवाइज ये प्रैक्टिकली रूल अप्लाई ही नहीं हो सकता।
मान लो कोई एलएलपी बन रही है 10 अप्रैल 2025 को। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती हूँ क्या नहीं। तो अभी तो 2025 शुरू ही हुआ है, 25-26 10 अप्रैल को मैं बन रही हूँ, तो कैसे 120 दिन काउंट करें। तो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए अप्लाई क्या किया जाता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जब आप बुक पढ़ोगे तो एक्चुअली बेयर एक्ट में ही, आपकी बुक की गलती नहीं है, एक्ट में ही लिखा हुआ है कि रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, बट यहाँ पर उसका मतलब है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। एक एलएलपी को पीनलाइज किया गया नॉन कंप्लायंस के लिए, पर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो कहता है मुझे तो इस रूल के बारे में पता ही नहीं, मेरे ऊपर तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। क्या वो इस रीजन की वजह से अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर सकता है? नहीं, सेक्शन नंबर 8 के अंडर वो लाइबल है। ही इज लाइबल फॉर ऑल द पेनल्टीज, सारी कंप्लायंस करना उसकी जरूरत। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। हाँ जी, बताओ क्या आंसर होगा। कितनी देर तक के लिए नेम प्रिजर्व हो सकता है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक के लिए। सही है, सिंपल। ठीक है, 3 मंथ्स ही आएगा इसमें तो मेन आंसर। एक स्टूडेंट ने ना मुझे एक डाउट मैसेज किया था, उसके बारे में लेट्स डिस्कस। इज पृथ्वी हियर इन द क्लास? देखो, जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा नेम की रिजर्वेशन कितनी देर तक के लिए होती है, तो हमने पढ़ा कि एलएलपी एक्ट का रूल है 3 मंथ्स, और कंपनी में ना ऐसा लिखा हुआ है 20 और 60 डेज। तो वैसे तो मैं कंपनीज एक्ट में अच्छे से बताऊंगी, बट एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ये 20 डेज और 60 डेज का रेलेवेंस क्या है। कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है, अगर कोई नई कंपनी नाम के लिए अप्लाई करती है तो नई कंपनी के लिए नेम रिजर्व होता है 20 डेज के लिए। अगर कोई पुरानी कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो उस केस में ये बन जाता है 60 डेज। अगर आपका नाम अप्रूव हो गया और आप इसे एक्सटेंड करवाना चाहते हो कि हम थोड़े टाइम के लिए और करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अप्रूवल मिल जाता है 40 डेज का। तो 20 + 40 करके वो 60 बन जाता है। तो वो अलग अलग जगह ये रूल्स शायद मिक्स हुए हैं बताते हुए, तो मैं क्लैरिटी दे रही हूँ और मैं कंपनीज एक्ट में से अच्छे से लिखवाऊंगी। तो नई कंपनी का नाम के लिए 20 डेज के लिए रिजर्वेशन होती है, पुरानी कंपनी नाम चेंज करना चाहती है तो 60 डेज रिजर्वेशन होती है। एंड जब आपने एक्सटेंशन करवानी है, दोनों केसेस में ही एक्सटेंशन हो सकती है एडिशनल 40 डेज के लिए। तो यहां पर टोटल बन जाएंगे 60 डेज और यहां पर टोटल बन जाएंगे 100 डेज। ठीक है जी। आप लोगों ने आज घर जाके सेक्शन नंबर 24, 64, 70 एंड 39, ये 4 सेक्शंस लिखने हैं। जैसे आज जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उससे वो सेक्शंस अच्छे से याद हो गए। विदाउट रीडिंग ये चारों सेक्शंस आपने लिखने हैं। अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो बुक की हेल्प ले लेना, बट लिखने जरूर है। चारों सेक्शन सब लोग लिख के लाएंगे। ठीक है, कल हम नया शुरू करते हैं। बाय, टेक केयर।